तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग किरचॉफ्स लॉ से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। और उसके बाद हम लोग पोटेंशियोमीटर, हमारा जो ये थर्ड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसका लास्ट टॉपिक है, उसको आज फिनिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये जो हमारा सर्किट हम लोगों ने यहाँ लिया है, दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सर्किट। आपको दिख रहा होगा ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा है। 4 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, देन इसमें 3 सोर्स लगा हुआ है ना, ईएमएफ सोर्स 3 लगा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको किरचॉफ्स लॉ पढ़ाने के टाइम में बताया था कि किरचॉफ्स लॉ हम लोग यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हम एक कॉम्प्लेक्स सर्किट आज हम लोगों ने लिया है और इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। ओके फाइन, ठीक है। देखते हैं इस सर्किट को हम। देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमको करंट का डायरेक्शन को देखना है ना। जैसे कि आपको ये सर्किट दिख रहा होगा, यहाँ पे एक सोर्स लगा हुआ है जिसमें 2 वोल्ट है, दूसरे में 4 वोल्ट है, तीसरे में 6 वोल्ट है, राइट। और यहाँ पे आप देखो कि रेजिस्टेंस लगा हुआ है 4 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 2 ओम, है ना। हमको इसमें अननोन करंट निकालना है, दैट इज योर I1, I2 एंड I3, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। स्टेप बाय स्टेप आप देखोगे ध्यान से तो समझ में आएगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस टॉपिक से किरचॉफ्स लॉ से जो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो इस टाइप का एक न्यूमेरिकल हर साल एग्जाम में आता है, एकदम फिक्स्ड है ना। आप इसको एकदम फिक्स्ड मान के चलो, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस चैप्टर से, इस टॉपिक से हर साल पूछता है, एकदम 110% गारंटी है। ओके, तो देखते हैं हम इसको। आप देखो यहाँ पे कि ये करंट I1 जो है ना, ध्यान से सुनो, करंट I1 देखो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ तक पहुँचा है, इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट से ये इधर I3 चला गया और इधर I2 चला गया। मतलब करंट I1 क्या हुआ, डिवाइड किस में हो गया, I3 एंड I2 में डिवाइड हो गया, राइट। तो हम लोगों ने लिखा I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, ठीक है। तो हमारा करंट I1 क्या हो गया, I2 और I3 में डिवाइड। इस पॉइंट तक I1 आया और उसके बाद से ये किस में डिवाइड हो गया, I2 और I3 में डिवाइड, ठीक है। अभी देखो, तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको एक इक्वेशन मिल गया, अब हम एक लूप देखेंगे, ABEFA, ये एक क्लोज लूप है और इसमें हम किरचॉफ्स लॉ को लगाएंगे। तो आपको याद होगा किरचॉफ्स लॉ में मैंने बताया था कि द सम ऑफ ऑल द सोर्सेज, जैसे कि ये सोर्स और ये सोर्स, सभी का सम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेज, दैट इज योर करंट एंड रेजिस्टेंसेज IR, है ना। ये मैंने, आप देखना सेकेंड लॉ किरचॉफ्स में ये इक्वेशन लिखा होगा मैंने, E1 प्लस E2 डॉट 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 इक्वल टू I1 R1, है ना, प्लस I2 R2, है ना। इस टाइप से मैंने आपको बताया था। आप सेकंड लॉ को देखना किरचॉफ्स का, ये किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स, है ना, जिसको हम जंक्शन रूल भी बोलते हैं, है ना। आप देखना किरचॉफ्स लॉ पहले, उसके बाद पता चलेगा। तो देखो इस सर्किट में, है ना, ये छोटा वाला जो हम लोगों ने लूप लिया है, तो करंट का जो डायरेक्शन है, आपको इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। करंट आपको पता है निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होता है, तो ये निगेटिव है छोटा वाला, बड़ा वाला पॉजिटिव है। तो देखो, यहाँ करंट निगेटिव टू पॉजिटिव आ रहा है, फिर करंट ऐसे आया, ऐसे आके घुमा, फिर यहाँ पे आके फिर निगेटिव टू पॉजिटिव हुआ। मतलब हमारा जो सोर्स लगा है वो बिल्कुल करेक्ट डायरेक्शन में लगा हुआ है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों ने दोनों को ऐड कर लिया, है ना। राइट हैंड साइड में हमको IR लिखना है, I और R का प्रोडक्ट लिखना है, करंट और रेजिस्टेंस का। तो देखो, यहाँ पे I1 और यहाँ पे रेजिस्टेंस 4, तो 4I1 हो गया। फिर इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं, इसको छोड़ देंगे। फिर इधर आएंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 है और करंट I1 है, तो प्लस 2I1, है ना। इसका जो डायरेक्शन है सेम ये डायरेक्शन मैच कर रहा है, इसीलिए यहाँ प्लस साइन दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस 2 6I1 हो गया, और ये 4 प्लस 2 6 हो गया। तो ये कैंसिल करके I1 हमारा कितना हो गया, I1 हमारा हो गया 1 एम्पियर, ठीक है। अब देखो, अब हम लेंगे सेकेंड वाला लूप, दैट इज योर BCDEB, दिस लूप यू शैल टेक नाउ। ओके, इसमें देखो, इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसमें क्या है कि यहाँ से जब ये करंट आ रहा है, ऐसे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है ना, ये करंट देखो ऐसे आ रहा है, यहाँ आने के बाद ये देखो पॉजिटिव में इंटर कर रहा है। तो करंट कभी भी पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है क्या, आप बताओ। करंट तो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, जो यहाँ पे था। यहाँ करंट आप देखो निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है ना। तो ये हमारा थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम होगा, है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे, आप देखो। तो हम लोगों ने क्या किया, आप देखो यहाँ पे हम लोगों ने ये जो दोनों सोर्स था, इसको हम लोगों ने यहाँ लिख लिया 4 प्लस 6, है ना। और ये देखो यहाँ पे 4 प्लस 6 लिख लिया। और यहाँ देखो आप, अब हमको क्या, राइट साइड में करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट लिखना है। तो हम लोगों ने क्या किया, 2I3 लिख लिया है ना, 2 इंटू I3 लिख लिया, है ना, I इंटू R, फिर ऐसे आए, फिर 4 इंटू I3 लिख लिया, IR यहाँ भी हो गया, है ना। लेकिन यहाँ हम दोनों में माइनस साइन हम लोगों ने लिखा है, यहाँ प्लस नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे, इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि जो हमारा करंट का डायरेक्शन होता है वो कभी भी
पॉजिटिव टू निगेटिव नहीं होता है ना, हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 2I3 ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा करंट है, इसके सामने माइनस लगाया। क्यों माइनस लगाया, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव हो रहा है, लेकिन होना क्या चाहिए, निगेटिव टू पॉजिटिव। इसीलिए ये प्रोडक्ट में भी माइनस है, यहाँ भी IR है, ये रेजिस्टेंस है, ये करंट है ना। तो फिर इसको भी सॉल्व कर लिया, तो 4 और 2 ये 6 -6 हो गया। I3 कितना हो गया, -5/3 हो गया। आपको I1 मिल गया, I3 मिल गया। अब ये इक्वेशन में से आप I2 निकाल सकते हो, है ना। तो I2 कैसे निकाल लेंगे, I1 - I3। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा I2 कितना आ जाएगा, 8/3, है ना। इस वीडियो को आप ध्यान से देखो और इस न्यूमेरिकल को एटलीस्ट 2-3 बार आप सॉल्व करो, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है ना। आप इसको अगर प्रिसाइजली नहीं समझोगे और ये एग्जाम में आएगा तो ये 100% श्योर है कि आप गलती करके आओगे, है ना। इसलिए आप इसको ध्यान से करो और कुछ और मैं सैम्पल क्वेश्चंस आपको दे दूंगा इसके ऊपर, आप उसको ट्राई करके मुझे सेंड कीजिए, ठीक है। चलो अभी हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखेंगे जो है कि है हमारा पोटेंशियोमीटर, ठीक है। इसको भी ध्यान से देखो, ये भी थोड़ा टेढ़ा ही है ना। तो देखो ये पोटेंशियोमीटर, तो देखो पोटेंशियोमीटर बेसिकली क्या होता है, ये एक टाइप का इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। क्या है ये एक टाइप का इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। इसमें हम करते क्या है ना, पोटेंशियोमीटर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम 2 काम करते हैं। ध्यान से सुनो आप। पहला काम हम करते हैं कि इसमें 2 बैटरी, अगर मान लो आपके पास कोई एक ऐसा बैटरी है ना, बैटरी मतलब समझते हो, फिजिक्स में उसको हम सेल बोलते हैं, ठीक है। उसका अगर आपको वोल्टेज या ईएमएफ का वैल्यू मालूम नहीं है, मतलब बोलचाल की भाषा में आपने एक बैटरी खरीद कर लाया और आपको पता ही नहीं कि उसमें पावर कितना है ना, तो हम उसको किससे पता करेंगे, पोटेंशियोमीटर से पता करेंगे, पहला काम। दूसरा इसका एप्लीकेशन क्या है, जो बैटरी आपके पास है ना, तो उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है ना। अब इंटरनल रेजिस्टेंस का मैंने आपको पहले बताया, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया था, आप याद कीजिए। एक वायर है हमारे पास, इस वायर को अगर आप बीच से कट करके यहाँ एक रेजिस्टेंस लगाइएगा, है ना, जिसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं और इसको हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हैं, है ना। यही रेजिस्टेंस V = IR फॉर्मूला ओम्स लॉ में ये आ जाता है ना। लेकिन ये वायर का कितना थिकनेस है ना, और ये किस चीज़ से बना हुआ है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका एक अपना भी तो रेजिस्टेंस होगा। आपने 2 वायर लिया, एक वायर थोड़ा मोटा है, एक वायर थोड़ा पतला है, तो दोनों का रेजिस्टेंस कभी सेम होता है क्या, कभी भी सेम नहीं होता है ना। और वायर का जो अपना रेजिस्टेंस है, उसका थिकनेस के ऊपर, उसका लेंथ के ऊपर, उसका क्या साइज एंड शेप है, उसके ऊपर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमारा सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है वो भी हम पता कर सकते हैं बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम इसको ध्यान से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, थोड़ा लंबा भी है, आप ध्यान से देखिए। तो देखो पोटेंशियोमीटर बेसिकली क्या है, मैंने आपको अभी भी बताया, इट इज़ अ डिवाइस, इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। 2 बैटरी का जो पावर है या वोल्टेज है उसको हम कंपेयर करते हैं, या पता कर नया जो वैल्यू है उसको पता करेंगे। और टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, तो जो बैटरी आपके पास है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है वो भी हम पता करते हैं बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर, ठीक है। अब देखो इसका हम प्रिंसिपल देखते हैं कि भाई ये काम कैसे करेगा, लेकिन काम करने से पहले हमको देखना होगा इसका सर्किट को। देखो आप, तो देखो इसमें देखो ये मैंने 5 वायर लिया है, ये वायर यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये फिर ये आया, ये फिर ये आया, ये फिर ये आया, 1 2 3 4 5, है ना। ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर, ठीक है। तो 5 अगर हो जाएगा तो कितना होगा, टोटल हो जाएगा 500, है ना, सॉरी 500 सेंटीमीटर और 5 मीटर, ओके। अभी देखो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पोटेंशियोमीटर में ये 5 मीटर ही होगा, ये 10 मीटर भी होता है, 15 मीटर भी हो सकता है, लेकिन हमारे स्टैंडर्ड में हमको 5 मीटर लेंथ का ही पोटेंशियोमीटर पढ़ना है, ओके। अब थोड़ा सर्किट को आप समझ लीजिए ध्यान से। तो देखिए अब ये देखो इस पॉइंट पे मैंने 2 बैटरी लगाया है, E1 और E2, है ना। इस दोनों में से किसी एक का वैल्यू आपको पता होगा, दूसरे का वैल्यू आपको पता नहीं होगा, उसी का हमको वैल्यू को निकालना होता है ना। देखो इस दोनों को मैंने कॉमन पॉइंट पे लगाया है, इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया है और इसको मैंने जॉकी से कनेक्ट किया है। जॉकी के बारे में मैंने जब आपको मीटर ब्रिज बताया था वहाँ भी बताया था, ठीक है। तो आप देखना जॉकी से हम जस्ट चेक करते हैं कि किस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ओके। अब देखो इस पॉइंट से हम लोगों ने क्या किया, एक एमीटर लगाया जो करंट को मेजर करेगा, यहाँ एक और सोर्स लगाया और ये हमारा रियो स्टेट है जो रेजिस्टेंस को वेरी करता है, और इस पॉइंट से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो देखो सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया, है ना। इसका प्रिंसिपल देखो क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल बोल रहा है कि इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द फॉल इन इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द फॉल इन पोटेंशियल अक्रॉस
द फॉल इन पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। ये बोल रहा है हमको कि अगर इस वायर पे आप करंट फ्लो करोगे, है ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक पोटेंशियल डिफरेंस, एक वोल्टेज क्रिएट होगा, है ना, और जो वोल्टेज क्रिएट होगा वो लेंथ के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। आप समझ रहे हैं कैसे मैं क्या बोल रहा हूँ मैं? इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि मान लो कि आपके पास एक पाइप है और पाइप से आपने पानी को फ्लो करने की कोशिश की, है ना। अब इससे जब पानी फ्लो करेगा, अब मान लो कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर अगर आप यहाँ पे फ्लो करोगे और इसका लेंथ को आप बढ़ाते जाओगे, है ना, तो लेंथ के हिसाब से पानी डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा, बताओ, है ना। अगर इसका लेंथ कम है तो पानी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा हर जगह पे। लेंथ को बढ़ा दोगे, पानी का क्वांटिटी सेम है, वाटर का क्वांटिटी सेम है, तो क्या होगा, ये थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट होगा। वही बोल रहा है ये कि द पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। मतलब आप इसमें जितना पोटेंशियल फ्लो करोगे वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रिंसिपल है, आप इसको समझना। नेक्स्ट, अब देखो, इसी जो हम लोगों ने बोला कि पोटेंशियल जो V होता है ये प्रोपोर्शनल होगा लेंथ का, है ना, इसी चीज़ को आपको प्रूव करना होगा मैथमेटिकली, है ना। तो क्या करेंगे, देखो हम लोगों ने यहाँ लिखा कि लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर हैविंग रेजिस्टेंस R एंड करंट I। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या है, V है, रेजिस्टेंस R है और करंट I है ना। तो ओम्स लॉ हमारा क्या होता है भाई, ओम्स लॉ तो आपको पता ही होना चाहिए। ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू आई आर, तो लिख लिया V इक्वल टू आई आर। फिर रेजिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला होता है रॉ इक्वल टू L बाई ए। ये फॉर्मूला आपको पहले मिला हुआ है, मैंने बताया था। आप इसको R को यहाँ पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई और ये हो जाएगा R का वैल्यू ना। काफ़ी सिंपल है। अब देखो, आप आई रॉ और ए को आप एक साथ कर लीजिए और एल को अलग कर लो, है ना। अभी आप देखो, ये रॉ जो है, रॉ क्या होता है, रॉ होता है हमारा रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी आपको पता है, रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है, रेजिस्टिविटी का मतलब होता है कि मटेरियल किस चीज़ से बना हुआ है, उसका रेजिस्टिविटी उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि व्हाट इज द मटेरियल इज मेड ऑफ। ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का आपका फिक्स ही होगा, करंट आप जितना दोगे वो भी फिक्स होगा, है ना। तो ये आई रॉ बाई ए, ये जो हमारा टर्म यहाँ पे है ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? मतलब ये हुआ कि आप इसको लिख सकते हैं V इक्वल टू सम कांस्टेंट, है ना, क्योंकि ये तो तीनों पैरामीटर मैंने आपको बताया कांस्टेंट हो गया, और इनटू हो गया आपका लेंथ, ये लेंथ हो गया, है ना। तो ये पूरा जब कांस्टेंट हो गया तो ये लेंथ हो गया, तो हम बोल सकते हैं ना, अगर कोई चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हो कांस्टेंट से और कांस्टेंट को रिमूव कर दोगे तो ये प्रोपोर्शनल साइन आ जाता है। ये आपको तो पहले से मालूम है ना। और प्रोपोर्शनल साइन को जब रिमूव करोगे तो कांस्टेंट आ जाएगा इक्वल के लिए, है ना। ये तो आपको बताया था मैंने पहले भी, है ना। तो इस हिसाब से हम लोगों ने ये प्रूव कर लिया, इसका जो थ्योरी था जो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। तो यही आपका थ्योरी हो गया पोटेंशियोमीटर का, ठीक है। तो ये एग्जाम में आता है कभी कभी, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड थ्योरी ऑफ वर्किंग। तो देखो याद रखना, फिजिक्स में बहुत सारे टीचर आपको ऐसा बताते हैं और ये बहुत ही एक मिथ है कि थ्योरी कभी कभी बोल देता है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग, तो थ्योरी आपको नहीं लिखेगा, है ना। तो क्या करते हैं स्टूडेंट कि ये डिफिनीशन लिखेंगे, है ना, और उसके बाद से ये डायग्राम को बनाएंगे और ये डायग्राम को एक्सप्लेन कर देंगे, है ना। तो ये गलती में मत करना। फिजिक्स में डायग्राम का एक्सप्लेनेशन का उतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको मैथमेटिकल ट्रीटमेंट चाहिए। समझ में आया आपको? थ्योरी एंड वर्किंग का मतलब होता है कि ये काम कैसे कर रहा है थ्रू मैथमेटिकल फॉर्मूला। इसका कहानी नहीं लिखना है कि ये कहाँ से कहाँ कैसे बनाया, उसका कोई फालतू काम करके कोई फायदा नहीं है। 3 मार्क का क्वेश्चन है, ये 1 मार्क का होगा, ये डायग्राम 1 मार्क का होगा और ये पूरा वाला पोर्शन ये 1 मार्क का होगा, ठीक है। तो आपको टू द पॉइंट लिखना है ना, इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, आपको खुद समझ के रखना है कि डायग्राम में कौन सा जो डिवाइस का क्या काम है। तो मैंने आपको बताया E1 E2 दो अननोन सेल है जिसका एप्लीकेशन अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। गैल्वेनोमीटर G है, गैल्वेनोमीटर आपको पता है करंट का डिफ्लेक्शन को बताता है, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वो गैल्वेनोमीटर बताएगा। जे हमारा जॉकी है जो कि चेक करेगा इस पॉइंट पे कहाँ पे कितना पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये सभी वायर पे। समझ में आ रहा है आपको? ई हमारा एक और सेल है जो कि सर्किट को चला रहा है, क्योंकि ये तो आपको मेजर ही करना है, एक चलाने के लिए तो चाहिए ना। ये हमारा एम मीटर है, करंट को मेजर करता है। ये आर एच रियोस्टेट है, मतलब एक टाइप का रेजिस्टेंस को वेरी करने वाला ये डिवाइस है, राइट। तो ये हो गया हमारा सर्किट के बारे में, आपको इतना सिर्फ समझ के रखना है, इसके बारे में कहानी लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलो अब हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसका 2 एप्लीकेशन होता है और हम एक एक करके देखेंगे क्या क्या एप्लीकेशन है। मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया था जब इसका मैंने डिफिनीशन बताया था। तो एक होता है ईएमएफ का कंपेयर करना, एक होता है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना, ठीक है। तो देखते हैं दोनों एप्लीकेशन। तो आप देखो पहला एप्लीकेशन इसका, ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन है हमारा टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स, ठीक है। तो देखो इसके लिए
आपने देखा होगा इस डायग्राम में कि मैंने यहाँ पे 2 सेल लगाया है ना, एक E1 है, एक E2 है, इसी को कंपेयर करना है, ये अननोन है, ठीक है। तो क्या किया मैंने, देखो मैंने लिखा है यहाँ पे कि लेट x इक्वल टू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मतलब रेजिस्टेंस बाई लेंथ। मान लिया कि एक लेंथ L1 है किसी वायर का, क्योंकि 5 वायर लगा हुआ है भाई, किसी एक को आप L1 मान लो, एक पोर्शन को, है ना। तो R बाई L1 को मैंने x मान लिया। ध्यान से देखो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को x माना है, मतलब रेजिस्टेंस बाई लेंथ को ही आपने x माना है, ठीक है। तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, x इंटू L1 हो जाएगा। सिमिलरली एक और वायर के लिए आप लिख सकते हो R बाई L2 इक्वल टू एक्स, है ना, क्योंकि देखो ये R तो कांस्टेंट रहेगा, रेजिस्टेंस तो क्योंकि एक ही वायर तो आपने लगाया है ना हर जगह पे, तो R ये कांस्टेंट रहेगा, लेकिन लेंथ तो वेरी करेगा। लेंथ आप जैसे जैसे वायर के आगे पीछे जाओगे तो लेंथ तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने फिर से x मान लिया, तो R का वैल्यू कितना हो गया, XL2 हो गया। अब ओम्स लॉ अप्लाई किया। मैंने आपको बताया है पहले भी, ये हमारा E क्या होता है, EMF होता है, और V हमारा वोल्टेज होता है, दोनों सेम ही चीज़ होता है, ठीक है। EMF का मतलब होता है कि आपका पास अगर कोई बैटरी है, उसमें आपने कुछ कनेक्ट नहीं किया है सोर्स, तो उसको हम बोलेंगे EMF। लेकिन आपने उसमें कोई लोड लगा दिया, जैसे कि मान लो मैं बाजार से एक बैटरी खरीद के लाया और इसका कैपेसिटी है 5 वोल्ट, है ना, और मैंने इसमें क्या किया कि सपोज 3 वोल्ट का एक बल्ब लगा दिया। ध्यान से देखो इसको, ठीक है। तो ये 5 वोल्ट जो होगा ये इसका EMF होगा, मैक्सिमम कैपेसिटी, और ये इसका वोल्टेज होगा, क्योंकि ये इतना यूटिलाइज कर रहा है। समझ में आया? वोल्टेज को V से डिनोट करते हैं, EMF को E से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलो, तो हम लोगों ने क्या किया, E1 इक्वल टू आई, मतलब V इक्वल टू आई, और ओम्स लॉ है ये, है ना। V को हम E भी लिख सकते हैं। पहला वाला सेल का E1 है, तो ये E1 इक्वल टू आई इंटू आर। देखो ये V का काम कर रहा है, इसलिए ओम्स लॉ IR होता है हमारा, V इक्वल टू IR। R का वैल्यू पहले क्या है E1 के लिए, ये तो हमारा सफिक्स सेम रहेगा। E1 के लिए हम XL1 लिखेंगे, है ना। सिमिलरली E2 के लिए आप क्या लिखोगे, E2 के लिए आप लिखोगे IR, और फिर इसको R के लिए क्या लिखोगे, XL2, है ना। अब ये 1 को 2 से डिवाइड करो, तो डिवाइड किया तो क्या हो गया, E1 बाई E2 इक्वल टू ये हो गया IXL1 IXL2, है ना। तो इसको आप कैंसिल कर लो, x को कैंसिल कर लो, I को कैंसिल कर लो, तो क्या होगा, E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2, है ना। इसको आप ध्यान से देखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एप्लीकेशन में से कभी कभी एक पूछ देता है एग्जाम में, ओके। चलो, नेक्स्ट जो हमारा एप्लीकेशन है वो क्या है, हम इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करेंगे जो सेल हम लोगों ने लगाया, ठीक है। तो देखो इसको ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा टेढ़ा है। तो टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, तो हम लोगों ने क्या किया, जो हमारा इक्वेशन अभी लिखा था हम लोगों ने, ये इक्वेशन E इक्वल टू XL1 इंटू क्या लिखा था हम लोगों ने, IR लिखा था, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, ये IR था, है ना, E इक्वल टू IR, इसको काट दो। अभी देखो ये E और ये जो चीज़ है हमारा E इक्वल टू IR है, तो R के जगह पर तो हम लोग X इंटू L1 लिखे थे पहले। आप देखो R के जगह पर हम लोगों ने क्या निकाला था, इसको R का वैल्यू क्या था, X इंटू L1 था, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, ये जो हमारा रिलेशन है E इक्वल टू IR, R का वैल्यू X इंटू L1 रख लिया, I तो वैसे ही रह गया। और ये जो पहला वाला E1 था उसको हम लोगों ने इस बार E कंसीडर कर लिया, और सेकेंड वाला जो हमारा है वो क्या था, E2 था, है ना। तो E2 को हम लोगों ने क्या कंसीडर किया, E2 को हम लोगों ने V कंसीडर किया। तो V का कितना हो जाएगा, V का ऑब्वियसली सेम इक्वेशन है पुराना वाला, जस्ट E1 के लिए E लिखा और E2 के लिए V लिखा, राइट। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक साइड कर दिया X इंटू L2, है ना, इंटू I, ठीक है। वही इक्वेशन है ये, देखो E1 और E2 वाला इक्वेशन है जो पहले लिखा था हम लोगों ने, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, जस्ट सफिक्स को चेंज किया हुआ है। अभी देखो दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो ये इक्वेशन मिलेगा, x कैंसिल हो जाएगा, I कैंसिल हो जाएगा, तो आपको इतना मिल गया, ठीक है। ये तो पहले से ही ये काम हम लोगों ने किया था लास्ट पहला एप्लीकेशन में, जस्ट सफिक्स को चेंज किया। अब देखो हमको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे, V के लिए लिखेंगे IR, ठीक है। हम कंसीडर करेंगे कि जब वोल्टेज V फ्लो कर रहा है, ध्यान से सुनो, जब वोल्टेज V फ्लो कर रहा है तो हमारा ओम्स लॉ यहाँ एप्लीकेबल हो रहा है IR, है ना। लेकिन जब हमारा सेल का EMF को हम E कंसीडर करते हैं तो उसमें हम सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसका जो अपना वायर का रेजिस्टेंस है, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, स्मॉल r कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो स्मॉल r क्या है हमारा, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका, देखो ये लाइन को ध्यान से देखो, ये तो सिंपल ही ये ओम्स लॉ है ना। ये वायर मान लो आपके पास है ना, ध्यान से देखो, इसका रेजिस्टेंस मान लो R है, और इस वायर का इस साइड का देखो, इसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ, इसका रेजिस्टेंस स्मॉल r है, इस दोनों का, है ना। तो अगर पूछा जाए कि इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो ये दोनों तो सीरीज में ही लगा हुआ है ना, सीरीज में तो आप सिंपली ऐसे ऐड कर लेते हो इसको, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा वायर का कितना हो जाएगा, R प्लस स्मॉल r।
तो इसलिए हम लोगों ने ई को क्या कर दिया, आई इक्वल टू आर प्लस स्मॉल आर किया। तो क्यों किया इसको, क्योंकि हमको तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है वो सेल का ही करना है ना। हमारा एप्लीकेशन तो क्या बोला है कि आप जो बैटरी आपने लगाया है उसका आप इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो। तो ये जो ई हम लोगों ने लिखा है ये बैटरी के लिए लिखा है, ठीक है। बैटरी का जो ईएमएफ है वो ई है, इसीलिए हम लोगों ने इसको क्या किया, आई इंटू आर प्लस आर। देखो ये भी ओम्स लॉ है, ये भी ओम्स लॉ है। डिफरेंस दोनों में क्या है, डिफरेंस दोनों में ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट नहीं किया है, मतलब कंसीडर नहीं किया है, और यहाँ पे कंसीडर किया इसलिए प्लस आर कर दिया, ठीक है। अब दोनों को डिवाइड करो, दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ई बाई वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू आर प्लस आर बाई आई आर। आई को कैंसिल कर दो, आर प्लस आर बाई आर हो जाएगा। फिर इसको इंडिविजुअली डिवाइड कर सकते हो, है ना, आर कैंसिल कर लो। उसके बाद क्या हो जाएगा, ई बाई वी इक्वल टू 1 प्लस आर बाई आर, है ना। और ई बाई वी का वैल्यू आपने पहले से कैलकुलेट किया हुआ था इक्वेशन 1 में, ये देखो, इसको आप यहाँ रख दो तो L1 बाई L2 इक्वल टू 1 प्लस आर बाई आर हो जाएगा। सो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, है ना, इसको आप एक साइड में रख लो और ये 1 को इधर लाओगे तो L1 बाई L2 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, देखो आप, ये स्मॉल आर का वैल्यू ये जाके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये कैलकुलेट हो जाएगा। देखो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे एक चीज़ कंफ्यूजन होता है कि इसको ई और इसको भी क्यों कंसीडर किया, ठीक है। पहले वो E1 और E2 था। देखो ये सिर्फ हम लोगों ने अपना कन्वीनियंसी के लिए लिखा है ना। अगर आप इसको यहाँ E1 और E2 लिख के भी कैलकुलेट करोगे तो ये E1 E2 आएगा, फिर यहाँ आपको E1 लिखना होगा, यहाँ E2 लिखना होगा, है ना। ये तो अल्टीमेटली E और V एलिमिनेट हो गया ना। देखो आप यहाँ पे इक्वेशन में कहाँ है लास्ट में E1 और E2 नहीं है यहाँ पे, है ना। मैंने जस्ट इसको समझने के लिए लिखा है और ईजी करने के लिए लिखा है कि ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर होता है और ई को हमारा जो कैलकुलेट करना है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस, उसमें हम लोगों ने आर ऐड किया है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इस इक्वेशन को आप ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, मैं थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। E1 है ना बाई E2, ये इक्वेशन आपके पास पहले से है L1 बाई L2, है ना। फिर आप लिखो E1 इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर और E2 इसको आप लिख सकते हो आई इंटू आर। फिर उसको आप डिवाइड कर दोगे, E1 बाई E2 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर से आई आर प्लस आर बाई आई आर। आई को कैंसिल आप कर लो तो ये अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, 1 प्लस आर बाई आर, ठीक है। कैलकुलेशन आप देख लेना, L1 बाई L2, फिर ये कितना हो जाएगा 1 प्लस आर बाई आर, ठीक है। तो यहाँ से आर आपका कितना आ जाएगा, L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू आर। तो ये सेम ही आएगा, ठीक है। देखो इसका कैलकुलेशन मैंने E1 E2 करके भी कर दिया है। यहाँ पे जस्ट मैंने सिंबल को चेंज किया है, इसको थोड़ा सा क्योंकि स्टूडेंट्स को याद रहे कि ओम्स लॉ क्या होता है, ओके। अदरवाइज ये काफ़ी ईजी है और ये दोनों एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ये मेरा रिक्वेस्ट है, आप इसको थोड़ा 2-3 बार वीडियो को देखोगे तो समझ में आएगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। ये जो पोटेंशियोमीटर है और किरचॉफ्स लॉ, इसलिए इस टॉपिक को मैंने सबसे लास्ट में आपको पढ़ाया और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो इसका कुछ क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करना, मैं आपको कुछ सैम्पल क्वेश्चंस PDF बना के सेंड कर दूंगा। और ये किरचॉफ्स लॉ और ये टॉपिक इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज़ और प्लीज़ बार बार देखिए। डाउट हो तो मुझे प्लीज़ पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए या कॉल करके पूछ लीजिए, ओके। सो अभी हम इसको यहीं पे बंद करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है मैग्नेट का एक चैप्टर है ना, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आप इसका क्वेश्चंस कीजिए, मैं कल आपको कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगा इसका। आप इसको आज इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखो, कल मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सेंड करूंगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।